साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद शर्मा संस्कार क्लासेज चिड़ावा के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पॉलिटिकल साइंस में हमें पिछला टॉपिक देश के प्रमुख प्रधानमंत्री का पढ़ चुके हैं। इसके बाद में रीट के सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक जो हम आज शुरू करने जा रहे हैं वो हम न्यायपालिका का टॉपिक पढ़ेंगे। और न्यायपालिका के टॉपिक में हम जो शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या जिसे उच्चतम न्यायालय के नाम से जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय जिसे अंग्रेजी में सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख संविधान के भाग 5, सर्वोच्च न्यायालय का जो उल्लेख है वह संविधान के कौन से भाग में है? भाग 5 के अध्याय 4 में। सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में है। अनुच्छेद 124 से लेकर के अनुच्छेद 147 तक जो प्रावधान है वह सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान है। तो सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है वो संविधान के कौन से भाग में? भाग 5 में है। भाग 5 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक जो प्रावधान है वह सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय अपने देश का सर्वोच्च स्तर का न्यायालय जो नई दिल्ली में स्थित है। भारत के अंदर न्यायिक व्यवस्था की यदि बात की जाए तो एकल या एकीकृत न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में कैसी न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया है? एकल न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया है। और अपने भारत देश में यह एकल न्यायिक व्यवस्था 1935 ईस्वी के शासन अधिनियम से ली गई है। कौन से शासन अधिनियम से? भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 ईस्वी का जो शासन अधिनियम है उससे अपने देश में एकल या एकीकृत न्यायिक व्यवस्था का प्रावधान है वो लिया गया है। एकल या एकीकृत न्यायिक व्यवस्था का जो प्रावधान है वह अपने भारत देश के संविधान में 1935 ईस्वी का जो शासन अधिनियम है उससे लिया गया है। अपने देश में एकल न्यायिक व्यवस्था का प्रावधान है और इस एकल न्यायिक व्यवस्था के सर्वोच्च स्तर पर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के बाद में राज्यों के स्तर पर आते हैं उच्च न्यायालय। और उच्च न्यायालयों के जो अधीन आते हैं वह कौन से न्यायालय आते हैं? उच्च न्यायालयों के जो अधीन है वह जिला न्यायालय आते हैं। और जिला न्यायालयों के अधीन जो आते हैं वो कौन से आते हैं? अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। कहने का मतलब सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयों के अधीन राज्यों के अंदर उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधीन जिला न्यायालय और उसके बाद में अधीनस्थ न्यायालय। इस प्रकार से अपने भारत देश में देखा जाए तो जो न्यायिक संरचना वो 4 भागों में बटी हुई है, जिसके सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है जिसका उल्लेख संविधान के भाग 5 में है। अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक जो प्रावधान है वह सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान है। अपने देश में जो एकल या एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है इसका प्रावधान हमने कहां से लिया है? भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 जो है उससे हमने एकल या एकीकृत न्यायिक व्यवस्था का प्रावधान है वो अपने देश के संविधान में लिया है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जिसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन किया गया था वो कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 ईस्वी को। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो स्थित है वो कहां पर है? नई दिल्ली में। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो नई दिल्ली में स्थित है और इसका उद्घाटन कब किया गया? 28 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। यह अपने देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है यह 1935 ईस्वी के अंदर स्थापित है, जो 1935 ईस्वी के शासन अधिनियम के अंतर्गत स्थापित फेडरल कोर्ट का उत्तराधिकारी है। और ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल का इसने क्या लिया है? स्थान लिया है। सर्वोच्च न्यायालय किसका उत्तराधिकारी है? संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी है जिसे अंग्रेजी में फेडरल कोर्ट कहा जाता है। किसका उत्तराधिकारी है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी है। और ये संघीय न्यायालय जो है इसकी स्थापना 1935 ईस्वी के शासन अधिनियम के तहत की गई थी। कब की गई थी? 1937 ईस्वी में। फेडरल जो कोर्ट है, संघीय न्यायालय जो है, इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? फेडरल कोर्ट कहा जाता है। और इस फेडरल कोर्ट की स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी? 1937 ईस्वी में। इस फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय की स्थापना का जो प्रावधान था
वह भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में था। अपने देश के सर्वोच्च न्यायालय है वो इस संघीय न्यायालय का क्या है, उत्तराधिकारी है, और इसने ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल का स्थान लिया है, क्योंकि उस समय अपील का जो सर्वोच्च न्यायालय हुआ करता था वो ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल हुआ करती थी। संघीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जो अपील की जाती थी वो कहां पर की जाती थी? ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल में अपील की जाती थी। ये ब्रिटेन की जो प्रिवी काउंसिल थी ये उस समय निर्णय देने में सर्वे सर्वा थी, और वर्तमान में अपने देश के अंदर जो न्यायिक क्षेत्र में निर्णय देने में जो सर्वे सर्वा संस्था वो क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी कहा जाता है, और इसने किसका स्थान लिया है? ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल का स्थान लिया है। भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना के बारे में यदि हम चर्चा करें तो 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय के रूप में, एपेक्स न्यायालय के रूप में, पश्चिम बंगाल में एपेक्स न्यायालय के रूप में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत में सर्वप्रथम जो उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया था वो कब स्थापित किया गया था? 1774 ईस्वी में। कहां पर किया गया था? कोलकाता में। इस एपेक्स न्यायालय की स्थापना कहां पर की गई थी? कोलकाता में। उस समय का कलकत्ता, वर्तमान में इसका नाम कोलकाता है। कोलकाता में 1774 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। एपेक्स न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था। यह उस समय भारत का उच्चतम न्यायालय था। इस एपेक्स न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जो अपील की जाती थी वो कहां पर की जाती थी? ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल में इसकी अपील की जाती थी। ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल में इसकी क्या होती थी? अपील होती थी। इसके एपेक्स न्यायालय के अंदर जो कुल न्यायाधीशों की संख्या थी वो कितनी थी? 4 थी। 3 + 1 यानी 3 अन्य न्यायाधीश और एक इसमें कौन था? मुख्य न्यायाधीश था। प्रथम उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश था उसका नाम था, वो क्या था? सर इलिजाह इम्पे। भारत में स्थापित जो प्रथम उच्चतम न्यायालय था जो 1774 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित किया गया था, उसके अंदर टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 4, यानी 3 अन्य न्यायाधीश और एक कौन था? मुख्य न्यायाधीश। और जो पहला मुख्य न्यायाधीश था इस एपेक्स न्यायालय का, उसका नाम क्या था? सर इलिजा इम्पे। इसके क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। यह न्यायालय भी अपने आप में सर्वेसर्वा नहीं था। इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध भी अपील जो की जाती थी वो कहां पर की जाती थी? ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल में अपील की जाती थी। उसके बाद 1935 ईस्वी के शासन अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई नई दिल्ली के अंदर, जिसे अंग्रेजी में फेडरल कोर्ट कहा जाता है। इसके निर्णय के विरुद्ध भी ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल में अपील की जाती थी। और अपना देश आजाद होने के बाद में इस संघीय न्यायालय को ही कौन सा रूप दे दिया गया? सर्वोच्च न्यायालय का रूप दे दिया गया। और इस सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन किया गया वो कब किया गया? 28 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया। और यह भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है इसके गठन का जो प्रावधान है, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है इसके गठन का प्रावधान जो संविधान के अनुच्छेद 124 में है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 124 में है। सर्वोच्च न्यायालय जो नई दिल्ली में स्थित है इसमें न्यायाधीशों की संख्या कम करने और बढ़ाने का जो अधिकार है वो संसद के पास है। संसद समय समय पर कानून बना करके न्यायाधीशों की संख्या का क्या करती है? निर्धारण करती है। न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करने का जो अधिकार है, यानी कम करने और बढ़ाने का जो अधिकार है, वो किसके पास है? संसद के पास है। संसद समय समय पर कानून बना करके क्या करती है? अपने देश के अंदर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करती है। सर्वोच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीशों की जो संख्या निर्धारण करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है, संसद को है, लेकिन संसद सर्वोच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीशों की संख्या 7 से कम नहीं कर सकती। यह भी अपने देश के संविधान में क्या है? प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान जो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जो न्यायाधीशों की कुल संख्या है, मुख्य न्यायाधीशों की जो कुल संख्या है वो 33 + 1 बराबर कितनी है? 34 है। यानी कि 33 तो
अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। और ये न्यायाधीशों की जो संख्या बढ़ाई गई है वो कब बढ़ाई गई थी? 2019 में बढ़ाई गई थी। न्यायाधीशों की संख्या की जो ये वृद्धि की गई थी वो कब की गई थी? 2019 में। इससे पहले अपने देश के सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जो टोटल न्यायाधीश हुआ करते थे वो कितने हुआ करते थे? 31। 30 + 1 यानी 30 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। 2019 में संसद ने कानून बना करके न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कितना कर दिया? 33 कर दिया कि 33 तो अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश। यदि प्रारंभ से हम चर्चा करें तो प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जो न्यायाधीशों की कुल संख्या थी वो कितनी थी? 7 + 1 = 8 थी। 7 + 1 बराबर कितनी थी? 8। यानी प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या थी 7 और एक कौन था? मुख्य न्यायाधीश था। समय समय पर संसद ने कानून बना करके न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया है और वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या वो कितनी है? 34 तय की गई है। 33 अन्य न्यायाधीश और एक इसमें क्या हो सकता है? मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। प्रारंभ में न्यायाधीशों की कुल संख्या थी वो कितनी थी? 7 + 1 8 थी। 1956 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा करके कितनी कर दी गई? 10 + 1 यानी कि 11 कर दी गई। उसके बाद में संसद ने कानून बना करके 1960 में न्यायाधीशों की संख्या है वो बढ़ा करके कितनी कर दी? 14 कर दी। 13 + 1 यानी कि 14 कर दी। 1977 के अंदर यदि हम देखें तो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा करके कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। उसके बाद में 1986 के अंदर अपने देश में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा करके मुख्य न्यायाधीश सहित कितनी कर दी गई? 26 कर दी गई। 2009 में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो बढ़ा करके कितनी कर दी गई? 31 कर दी गई। और ये 2009 में जो 31 न्यायाधीशों की संख्या की गई थी 30 + 1 वो कब तक रही? 2019 तक। और 2019 में अपने सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जो न्यायाधीशों की कुल संख्या निर्धारित कर दी गई वो कितनी कर दी गई? 33 + 1 यानी कि 34 कर दी गई। तो इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के अंदर क्या किया गया है? समय समय पर संसद ने कानून बना करके न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण है वो किया है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश जो होते हैं अपने देश के अंदर जो सर्वोच्च न्यायालय है उस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है वो अपने देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित क्या है? प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय के नियुक्ति से संबंधित न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित जो प्रावधान है उसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124(2) में है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और मुख्य न्यायाधीश की सलाह से अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है वो भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा है वो नियुक्ति की जाती है। सीधा सा मतलब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है तो आपका जवाब क्या होगा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। याद रखना अपने देश के अंदर एकीकृत न्यायिक व्यवस्था का प्रावधान है और इस एकीकृत न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत जो राज्यों के अंदर उच्च न्यायालय होते हैं उन उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो भी किसके द्वारा की जाती है? अपने देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दिमाग में एक उलझन सी खड़ी हो जाती है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति शायद राज्यपाल द्वारा की जाती होगी, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों की ही जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित जो प्रावधान है उसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124(2) में है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है वह कोलिजियम पद्धति के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो नियुक्त किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन सी पद्धति के आधार पर की जाती है? कोलेजियम पद्धति के आधार पर। और ये जो कोलेजियम पद्धति है इसके अंतर्गत जो कुल न्यायाधीश जो होते हैं जो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। टोटल कितने होते हैं? 5। इसके अंदर एक तो होता है मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस और 4 होते हैं वो क्या होते हैं? अन्य न्यायाधीश होते हैं। और ये 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इस प्रकार कोलिजियम पद्धति के अंतर्गत टोटल जो सदस्यों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 5। एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं और ये जो 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं कौन होते हैं? वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। इस प्रकार ये 5 न्यायाधीश क्या करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का कार्य करते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति कौन सी पद्धति के आधार पर की जाती है? कॉलेजियम पद्धति के आधार पर की जाती है। अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था कि कॉलेजियम पद्धति के अंतर्गत टोटल जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ये राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, नाम तय करते हैं कि किसे न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए। राष्ट्रपति क्या करता है? उनका नियुक्ति पत्र है वो जारी करता है। 2014 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए और उच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए जो केंद्र सरकार थी उसने संविधान में एक संशोधन किया। और वो कौन सा संविधान संशोधन था? 99वां संविधान संशोधन था। 2014 में जो 99वां संविधान संशोधन किया गया था, इस 99वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? इस 99वें संविधान संशोधन में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए एक अलग आयोग का गठन किया गया था जिसका नाम था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। कॉलेजियम पद्धति के स्थान पर न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2014 में 99वां संविधान संशोधन करके एक आयोग का गठन किया था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का काम था न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति को सलाह देना। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कर दिया? इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को अवैध घोषित कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। दोस्तों याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह 99वां संविधान संशोधन अपने देश के अंदर आज तक का एकमात्र संविधान संशोधन है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक या अवैध घोषित किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज तक का एकमात्र संविधान संशोधन जिसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अवैध या असंवैधानिक घोषित किया गया, वो कौन सा संविधान संशोधन है? वो 99वां संविधान संशोधन है। इस 99वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए कॉलेजियम पद्धति के स्थान पर कौन से आयोग का गठन किया गया था? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था। NJAC इसे शॉर्टकट में बोलते हैं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसका पूरा नाम है NJAC। शॉर्टकट में इसे क्या कहा जाता है? NJAC कहा जाता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसे 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कर दिया? असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो इसका मतलब वर्तमान में भी जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो कौन सी पद्धति के आधार पर होती है? कॉलेजियम पद्धति के आधार पर। और इससे पहले भी जो होती थी वो किस पद्धति के आधार पर होती थी? कॉलेजियम पद्धति के आधार पर होती थी। जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए NJAC का गठन किया गया था उसे सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कर दिया? 2015 के अंदर अवैध घोषित कर दिया। तो इस प्रकार न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का जो प्रावधान है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124(2) में है। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कौन सी पद्धति के आधार पर? कॉलेजियम पद्धति के आधार पर की जाती है। कॉलेजियम पद्धति में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। परीक्षा में यदि प्रश्न यह पूछा जाता है कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने सदस्य होते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? 4 होगा। या कॉलेजियम पद्धति में कितने न्यायाधीश शामिल होते हैं? तो 4। और मुख्य न्यायाधीश सहित टोटल कितने होते हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। और ये जो 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं ये कौन होते हैं? वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये कॉलेजियम पद्धति के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के समक्ष न्यायाधीश की नियुक्ति की क्या करते हैं? सिफारिश करते हैं। अपने देश के अंदर प्रारंभ से ही एक परंपरा रही है कि जो मुख्य न्यायाधीश होता है, सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है, उसे मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उसे क्या किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। आज तक इस वरिष्ठता की परंपरा का जो उल्लंघन है वो 2 बार हो चुका है। मुख्य न्यायाधीश जो नियुक्त किया जाता है वो किसे नियुक्त किया जाता है? वरिष्ठ न्यायाधीश को। और आज तक यदि हम देखें तो 2 बार अपने देश के अंदर इस वरिष्ठता की परंपरा का उल्लंघन हुआ है। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को ही क्या बनाया जाए? मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से पहले 2 बार इस परंपरा का उल्लंघन हुआ है कि किसी वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश न बना करके किसी अन्य न्यायाधीश को क्या बना दिया गया है? मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। क्योंकि प्रारंभ में अपने देश के संविधान में इस प्रकार का उल्लेख नहीं था
कि किसी वरिष्ठ न्यायाधीश को ही क्या बनाया जाए, मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए। और आज तक जो 2 बार इस वरिष्ठता की परंपरा का उल्लंघन हुआ है वो इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ है 1973 में और दूसरी बार 1977 में। पहली बार 1973 में जो केशवानंद भारती मामला था, जिसके अंदर न्यायाधीशों का जो फैसला था उस फैसले को मतलब जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उससे वो संतुष्ट नहीं थी, तो उस समय वरिष्ठता की परंपरा का उल्लंघन करते हुए A.N. रे यानी अजीत नाथ रे को क्या बनाया गया था, मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। और उसके बाद में 1977 के अंदर यदि हम देखें तो H.M. बेग इसे क्या बनाया गया था, मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। ये दोनों ही मुख्य न्यायाधीश जो बने थे वो वरिष्ठता की परंपरा का उल्लंघन करते हुए इन्हें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर के 1973 में A.N. रे, अजीत नाथ रे और मिर्जा हिदायतुल्लाह बेग, मिर्जा अहमद बेग, इनको क्या बनाया गया, मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। अनुच्छेद 124(2) में इनकी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित उल्लेख है। इसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय का जो कोई भी न्यायाधीश बनने के लिए संविधान के अनुच्छेद 124(3) में इनकी योग्यताओं का उल्लेख किया गया है कि अपने देश में सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी जो न्यायाधीश बनेगा उसके लिए योग्यता का जो प्रावधान है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 124(3) में है। और अनुच्छेद 124(3) में जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए जो प्रमुख योग्यता है उसमें पहली योग्यता तो यह है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता में यदि हम बात करें तो किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक वो न्यायाधीश रह चुका हो। एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम कितने समय तक न्यायाधीश रह चुका हो, 5 वर्ष तक वो किस पद पर रह चुका हो, न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो। या वह किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों के अंदर 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। 10 वर्ष तक कौन से पद पर रह चुका हो, अधिवक्ता रह चुका हो, अधिवक्ता रह चुका हो। या राष्ट्रपति की नजरों में वह एक पारंगत क्या हो, विधिवेता हो, यानी कानून का विशेषज्ञ हो। यह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की क्या है, योग्यता है। तो कोई भी व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनेगा उसके लिए जो योग्यता का प्रावधान है वो तो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 124(3) में। और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यता का निर्धारण है वो क्या है कि वह एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रह चुका हो, या राष्ट्रपति की नजरों में वह एक पारंगत विधिवेता हो। यह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की क्या है, प्रमुख योग्यता का निर्धारण किया गया है। इन योग्यताओं का फॉलो जो करने वाला जो होता है उसे कोलिजियम पद्धति के अंदर उसका नाम तय करके राष्ट्रपति के समक्ष क्या की जाती है, सिफारिश वो प्रस्तुत की जाती है। और उस सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रपति क्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति का आदेश पत्र है वो जारी करता है। दोस्तों एक बात याद रखना, हमने संसद का टॉपिक पढ़ा था, इसके बाद में प्रमुख प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का हमने टॉपिक पढ़ा था। उसमें हमने सदस्य बनने के लिए जो कम से कम आयु के बारे में हमने पढ़ा था, कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, इसी प्रकार से यदि हम देखें तो विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए, राज्यपाल के लिए कम से कम आयु का प्रावधान होता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कम से कम आयु का प्रावधान है वो नहीं होता है। इनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु निश्चित है वो कितनी है, 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अधिकतम कितने समय तक अपने पद पर बना रह सकता है, 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रह सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम आयु का प्रावधान है वो नहीं होता है, कम से कम आयु का प्रावधान नहीं है। इनकी सेवानिवृत्ति की आयु है वो कितनी है, 65 वर्ष है। 65 वर्ष से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वह कभी भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर के पद से क्या हो सकता है, हट सकता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, राष्ट्रपति को। और याद रखना उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो भी अपना त्यागपत्र वो किसे सौंपता है, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। 65 वर्ष की आयु से पहले यदि वो पद से हटना चाहे तो कभी भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर के वह पद से हट सकता है।
अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत, अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कदाचार व असमर्थता के आधार पर, किस आधार पर? कदाचार व असमर्थता के आधार पर कभी भी पद से हटाया जा सकता है। यानी 65 वर्ष की आयु से पूर्व है, अनुच्छेद 124(4) में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने का प्रावधान है। कदाचार व असमर्थता के आधार पर इन्हें कभी भी क्या कर सकते हैं? पद से हटा सकते हैं। आज तक अपने देश के इतिहास में देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को समय से पूर्व पद से नहीं हटाया गया है। एकमात्र जो न्यायाधीश हुए थे जिनका नाम था वी रामास्वामी, जिनके विरुद्ध 1992-93 में लोकसभा में हटाने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन वो प्रस्ताव लोकसभा में पारित नहीं हुआ और वी रामास्वामी ने क्या कर दिया था? अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश जिनके विरुद्ध पद से हटाने के लिए संसद के अंदर प्रस्ताव रखा गया था उसका नाम क्या है? वी रामास्वामी। कब? 1992-93 में। हालांकि ये जो प्रस्ताव लोकसभा में रखा गया था, ये लोकसभा के अंदर प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की, समय से पूर्व जो पद से हटाने की प्रक्रिया है वो महाभियोग के समान प्रक्रिया है। हालांकि महाभियोग का उल्लेख केवल और केवल अपने देश के संविधान में राष्ट्रपति के लिए किया गया है। महाभियोग सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है उसे हम महाभियोग नहीं कह सकते। बहुत सारी किताबों में आपको पढ़ने के लिए मिलता है कि महाभियोग के माध्यम से इन्हें पद से हटाया जाता, वो बिल्कुल गलत है। महाभियोग की प्रक्रिया अपने देश के संविधान में केवल राष्ट्रपति के विरुद्ध लागू होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो महाभियोग के समान प्रक्रिया है, उसे हम महाभियोग नहीं कह सकते। एक महाभियोग का नाम उसके लिए हम ले लेते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन संविधान में उसके लिए महाभियोग का उल्लेख हो बिल्कुल भी नहीं है। महाभियोग का उल्लेख है वो केवल और केवल अपने देश के राष्ट्रपति के विरुद्ध लागू होता है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। इसमें जो मुख्य याद रखने वाली बात है, सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को पद से हटाने की जो प्रक्रिया वो क्या है? सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कदाचार व असमर्थता के आधार पर उनके विरुद्ध हटाने का जो प्रस्ताव संसद में रखा जाता है, संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों सदनों में कोई से भी सदन में इनको हटाने का प्रस्ताव पहले रखा जा सकता है। सबसे पहले तो यदि लोकसभा में हटाने का प्रस्ताव रखा जाए तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसे सबसे पहले हटाने के प्रस्ताव को सौंपा जाएगा, और यदि पहले राज्यसभा में रखा जाता है तो राज्यसभा का जो सभापति होता है उसे सबसे पहले क्या किया जाएगा? जो इन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव है वो सौंपा जाएगा। अध्यक्ष और सभापति को अधिकार है, वो चाहे तो उस प्रस्ताव को क्या कर सकते हैं? खारिज कर सकते हैं। इसका उदाहरण आपने देखा होगा 2017 में अपने देश के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। 2017 में सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था दीपक मिश्रा के विरुद्ध 2017 में हटाने का जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को सौंपा गया था, लेकिन राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने दीपक मिश्रा को जो हटाने का प्रस्ताव उन्हें क्या कर दिया? खारिज कर दिया था। यानी उसके आगे की प्रोसेस बिल्कुल खत्म हो गई। ये सर्वोच्च न्यायालय के 45वें मुख्य न्यायाधीश थे दीपक मिश्रा, और इनको पद से हटाने के लिए राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को 2017 में एक प्रस्ताव सौंपा गया था, लेकिन वेंकैया नायडू ने इसे क्या कर दिया था? खारिज कर दिया था। यदि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने का प्रस्ताव पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो कम से कम लोकसभा के 100 सदस्यों का हस्ताक्षरित प्रस्ताव अध्यक्ष को सौंपा जाएगा, और यदि इन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो कम से कम 50 सदस्यों का जो प्रस्ताव, हस्ताक्षरित प्रस्ताव है, वो सभापति को सौंपा जाएगा। लोकसभा में यदि हटाने की प्रक्रिया सबसे पहले प्रारंभ होती है तो पहला प्रोसेस क्या है? लोकसभा के कम से कम 100 सदस्य अपना हस्ताक्षरित प्रस्ताव किसे सौंपेंगे? अध्यक्ष को सौंपेंगे। और यदि हटाने की प्रक्रिया पहले राज्यसभा में प्रस्तुत की जाती है
तो सबसे पहले राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्य इन्हें जो हटाने का प्रस्ताव किसे प्रस्तुत करेंगे, सभापति को प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद में सभापति यदि उस प्रस्ताव को अधिकार है उसे खारिज भी कर सकता है और उसे स्वीकार भी कर सकता है। यदि वो उसे स्वीकार कर लेते हैं तो एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन करेगा। अध्यक्ष और सभापति क्या करेंगे, एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन करेंगे, जिसमें एक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, या मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध यदि हटाने का प्रस्ताव है तो सर्वोच्च न्यायालय का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, एक सर्वोच्च न्यायालय का कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, एक किसी भी मतलब उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा और एक कानून का विशेषज्ञ होगा। और ये 3 जो सदस्य हैं वो क्या करेंगे, ये 3 सदस्यों की जो जांच कमेटी है, ये जांच कमेटी उनके ऊपर लगाए गए आरोपों की जांच करेगी। और ये आरोप यदि उनके ऊपर सही पाए जाते हैं तो फिर क्या होगा, सदन में मतदान होगा और सदन में कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित होना जरूरी है। दोनों सदनों के अंदर ही कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना जरूरी है। दोनों सदनों में जिस दिन पारित हो जाएगा उसके बाद में राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश वो क्या हो जाएगा, पद से हट जाएगा। यानी अंतिम रूप से इन्हें पद से हटाने का जो अधिकार है वो किसे प्राप्त है, राष्ट्रपति को है। अंतिम रूप से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश वो क्या होता है, पद से हटता है। तो इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को 65 वर्ष की आयु से पूर्व क्या है, पद से हटाए जाने का प्रावधान है। बाकी नेक्स्ट जो हम अगली क्लास के अंदर क्लियर करेंगे। थैंक यू।